सोरेज ऑफ मिल्क और लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। अगर हम दूध के खट्टे होने की बात करें, नॉर्मली जब दूध से दही बनता है, द टाइम ऑफ इसमें लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन होता है, इसलिए दूध खट्टा भी हो जाता है। दैट्स व्हाई द प्रोसेस इज कॉल्ड सोरिंग ऑफ मिल्क और लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। नेक्स्ट क्या होता है कि आपको पता है कि दूध के अंदर या मिल्क के अंदर जो होता है शुगर होती है, उसे कौन सी होती है? लैक्टोज शुगर होती है, C12H22O11। C12H22O11 इज अ लैक्टोज शुगर। अब इसका फर्मेंटेशन होना है, इसमें क्या होगा? और आपको पता है वाटर ऑलरेडी प्रेजेंट है, क्योंकि फर्मेंटेशन का प्रोसेस कहाँ होना है? वाटर की प्रेजेंस में होना है। तो वाटर का प्रेजेंस है तो इससे कन्वर्ट हो ग्लूकोज और गैलेक्टोज में कन्वर्ट हो जाएंगे। ग्लूकोज C6H12O6, C6H12O6, then C6H12O6, the glucose and galactose, दोनों आइसोमर होते हैं, ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज में कन्वर्ट हुआ। अब इसमें क्या होगा? यहाँ इसका ये जो लैक्टोज शुगर है, इसका हाइड्रोलाइसिस होता है, जल अपघटन होता है, जिससे जो C6H12O6 हमारा बना है ये कन्वर्ट हो जाएगा किसमें? C3H6O3 में। एंड C3H6O3 इज अ लैक्टिक एसिड। तो इस तरह से फर्मेंटेशन में, या जब मिल्क जो सोरिंग हुआ, दही वो जो मिल्क है कर्ड में कन्वर्ट हुआ, तो लास्ट में क्या बनेगा? उससे हेक्सो शुगर से लैक्टिक एसिड का प्रोडक्शन होता है। लैक्टिक एसिड बनेगा। तो एट द टाइम ऑफ जब हम कहते हैं जब दूध जो है दही में कन्वर्ट हो रहा है, मिल्क कन्वर्ट इनटू कर्ड, तो कौन सा फर्मेंटेशन होगा? लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन होगा। ये क्वेश्चन इस नाम से भी आपके एग्जाम में आ सकता है। यहाँ लैक्टिक एसिड के साथ साथ कुछ मात्रा में इथाइल अल्कोहल और एसिटिक एसिड भी बनते हैं। ऐसा नहीं कि 100% लैक्टिक एसिड ही बनता है, कुछ अमाउंट में इसमें इथाइल अल्कोहल और एसिटिक एसिड भी बनते हैं। नाउ नेक्स्ट है हमारा एसिटिक एसिड फर्मेंटेशन। एसिटिक एसिड फर्मेंटेशन, इसमें क्या होता है? सम बैक्टीरिया लाइक एसिटोबैक्टीरिया xylenium एंड एसिटोबैक्टीरिया एसिटाई, एसिटोबैक्टीरिया रैनसेन्स RANCENS रैनसेन्स, और इथाइल अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करते हैं। ये क्या करते हैं कि एसिटिक एसिड का प्रोडक्शन करेंगे, यानी कि जो बैक्टीरिया हैं ये इथाइल अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करके एसिटिक एसिड को प्रोडक्शन करते हैं या एसिटिक एसिड को फॉर्म करते हैं। इसमें O2 रिक्वायर्ड होती है, इसलिए सम साइंटिस्ट डू नॉट कंसिडर इट एज अ फर्मेंटेशन। जो एसिटिक एसिड का फर्मेंटेशन है, ये कुछ बैक्टीरिया या एसिटोबैक्टर की जो कुछ स्पीसीज हैं, जैसे XYLINIUM के थ्रू होता है। लेकिन इस फर्मेंटेशन में O2 रिक्वायर्ड होती है, इसमें O2 चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, इसीलिए कुछ साइंटिस्ट इसको फर्मेंटेशन या एनएरोबिक रेस्पिरेशन नहीं मानते। O2 को लेके क्या करता है कि जो इथाइल अल्कोहल है वो ऑक्सीडाइज होगा, और इथाइल अल्कोहल का जब ऑक्सीडेशन या ऑक्सीडाइजेशन हो जाएगा तो लास्ट में इसमें एसिटिक एसिड बनता है, इसका इथाइल अल्कोहल। O2 चाहिए इसके अंदर, ओके। तो ऑक्सीडेशन होगा जिससे क्या बनेगा? एसिटिक एसिड बनेगा।
लेकिन यहाँ आप देख रहे हैं कि इस एसिटिक एसिड के बनने के लिए इन बैक्टीरिया के साथ साथ ऑक्सीजन भी रिक्वायर्ड है, यानी बैक्टीरिया तो काम कर ही रहे हैं जैसा कि हम फर्मेंटेशन में या एनारोबिक रेस्पिरेशन में स्टडी की है हमने, लेकिन यहाँ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड है। दैट्स व्हाई ड्यू टू द requirement of oxygen some scientist does not include it into the process of fermentation on and anaerobic respiration। ऑक्सीजन की उपलब्धता या ऑक्सीजन की आवश्यकता के कारण ही कुछ साइंटिस्ट इसे किण्वन या अवायवीय शोषण में इसको सम्मिलित नहीं करते हैं। नेक्स्ट है, जैसा कि आपने देखा रेस्पिरेशन में या नॉन एनाएरोबिक रेस्पिरेशन में या फर्मेंटेशन में सब में एनर्जी का प्रोडक्शन हो रहा है। कि एनर्जी है क्या, किस फॉर्म में निकलती है एनर्जी? बेसिकली जो एनर्जी निकलती है इसे हम एनर्जी करेंसी या एटीपी कहते हैं। तो अभी वी आर डिस्कस नाउ अबाउट द एटीपी और एनर्जी करेंसी। द फुल फॉर्म ऑफ एटीपी इज एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। मीन्स जैसा कि नाम से पता लग रहा है एडिनोसिन के साथ में इसमें 3 फॉस्फेट ग्रुप बहुत मजबूती से जुड़े हुए हैं, इसीलिए इसे हम क्या कहते हैं एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ये क्या है? एक एनर्जी रिच कंपाउंड ऑफ सेलुलर एनवायरनमेंट। इज अ एनर्जी रिच कंपाउंड ऑफ सेलुलर एनवायरनमेंट। किसी भी कोशिका के अंदर जो सबसे बड़ी जो एनर्जी है, एनर्जी रिच कंपाउंड है, वो क्या है? एटीपी है और कॉमनली लिविंग सेल्स में प्रेजेंट होता है। एटीपी मेड अप बाय 3 फॉस्फेट ग्रुप। जैसा कि मैंने आपको कहा ट्राइफॉस्फेट यानी कि एटीपी किससे मिलकर बना है? 3 फॉस्फेट ग्रुप से मिलकर बना हुआ है। एंड विथ एडेनिन, ये किसी फॉस्फेट ग्रुप किससे जुड़े हुए हैं? एडेनिन से जुड़े हुए हैं। एडेनिन क्या है? एक प्यूरिन बेस है। आपको पता है कि 2 तरह के बेस होते हैं, साइटोसिन और प्यूरिन एंड एडेनिन। तो यहाँ पे ये प्यूरिन ये बेस है, एडेनिन से जुड़ के जुड़ा हुआ है। विच रिमेन अटैच विद द 5 कार्बन ऑफ राइबोस। और ये किससे जुड़ा था? जो 5 कार्बन है राइबोस शुगर का, उससे तीसरे 5वें कार्बन से ये एडेनिन जुड़ा होगा। और इस एडेनिन से कौन जुड़े होते हैं? 3 फॉस्फेट ग्रुप जुड़े रहते हैं। आई रिपीट इट, एटीपी इज मेड अप बाय 3 फॉस्फेट ग्रुप एंड विद एडेनिन विच रिमेन अटैच विद द 5 कार्बन ऑफ राइबोस शुगर। यानी एडेनिन के साथ साथ किसी 5 कार्बन शुगर से भी अटैच है। अगर जैसा कि मैंने कहा कि इसमें 3 फॉस्फेट ग्रुप हैं, ओके, तो इसमें क्या होता है? लास्ट 2 बॉन्ड्स ऑफ एटीपी, यानी आखिरी के जो 2 बॉन्ड होते हैं एटीपी के, इनमें जो एनर्जी होती है वो 30.6 किलोजूल होती है। 30.6 किलोजूल, यानी लास्ट के जो बॉन्ड हैं एटीपी के, उसमें कितनी एनर्जी है? 30.6। यानी थर्ड में भी 36.6 किलोजूल एनर्जी होगी और सेकंड में भी 30.6 किलोजूल एनर्जी होगी। बट हम बात करें जो थर्ड नंबर का है, जो लास्ट जो बच रहा है हमारा, लास्ट 2 को छोड़ के बच रहा है हमारा जो फॉस्फेट ग्रुप है, अगर जो कि एडेनिन से डायरेक्टली अटैच है, उसकी हम बात करें तो उसमें एनर्जी के अमाउंट होते हैं 13.8 किलोजूल। 13.8 किलोजूल। तो यहाँ जो एनर्जी आप देख रहे हैं ये कितना? लास्ट 2 में 30.6, सेकेंड में भी 30.6 और जो थर्ड वाला है उसमें 13.8 किलोजूल एनर्जी होती है। अब इसके अगर हम केमिकल फार्मूला की बात करें तो जो केमिकल फार्मूला हमारे सामने निकल के आता है वो ये है P ओके, ऊपर डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ होगा ये। इसमें ऑक्सीजन कंबाइंड है। ऑक्सीजन की प्रेजेंस के लिए इसमें नेगेटिव चार्ज आएगा, इसमें नेगेटिव चार्ज, हल्का सा नेगेटिव चार्ज इसके अंदर प्रेजेंट होता है। लास्ट में इसमें CH2 कार्बन कंपाउंड से अटैच है। कार्बन कंपाउंड के साथ साथ नीचे की तरफ ये ऑक्सीजन आएगा इसमें। ये है स्ट्रक्चर ऑफ एटीपी। मतलब इस बॉन्ड में और इस बॉन्ड में जो एनर्जी है कितनी है? 30.6 किलोजूल है और इस बॉन्ड में कितनी एनर्जी है? 13.8 किलोजूल है। ओके, इम्पोर्टेंस ऑफ एटीपी। एटीपी क्या है? जैसे आपने देखा कि ग्लाइकोलाइसिस हुआ, क्रेब्स साइकिल हुआ, इमेज और अपने फॉस्फेट शंट उसमें पढ़ा अपन ने, तो सब में जो लिविंग सेल्स के अंदर जो एनर्जी का प्रोडक्शन हो रहा है वो किस फॉर्म में हो रहा है? एटीपी के फॉर्म में हो रहा है। अगर एटीपी से एक मॉलिक्यूल, एक फॉस्फेट ग्रुप निकल जाता है तो उसे हम कहते हैं एडीपी। यानी एक फॉस्फेट ग्रुप के रिमूवल से जो स्ट्रक्चर बनता है, जो प्रोडक्ट बनता है, वो होता है एडीपी, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट।
अगर ATP से 2 फॉस्फेट ग्रुप रिमूव हो जाते हैं तो ये बनता है AMP। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ AMP? एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट। ओके, यानी ये वाला ग्रुप हट जाएगा तो एडेनोसिन डाइफॉस्फेट, और 2 ग्रुप हट गए तो एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट का फॉर्मेशन होगा। नाउ इम्पोर्टेंस ऑफ ATP। ATP इज कॉल्ड यूनिवर्सल एनर्जी कैरियर बिकॉज इट प्रेजेंट इन ऑल लिविंग सेल। जो यूनिवर्सल एनर्जी कैरियर है लिविंग सेल्स के अंदर वो क्या है? ATP है। ओके, और ATP से मतलब ADP से जब ATP का फॉर्मेशन होगा, यानी जब इसका फॉर्मेशन कैसे होगा? एडेनोसिन डाइफॉस्फेट है, इसमें इनऑर्गेनिक कंपाउंड आएगा साथ में, और कितनी एनर्जी रिक्वायर्ड है? 13.6 किलोजूल एनर्जी होगी। तभी इसमें क्या होगा? नया ATP का फॉर्मेशन होगा। अगर इससे कम एनर्जी होगी तो ADP से ATP नहीं बनेगा। ओके, और ATP इज अ यूनिवर्सल एनर्जी कैरियर बिकॉज इट प्रेजेंट इन ऑल लिविंग सेल्स। सभी सेल्स में प्रेजेंट होता है, यूनिवर्सल कैरियर है। फॉर्मेशन ऑफ ATP अकर बाय 2 प्रोसेस। जैसा कि आपने पढ़ा, थोड़ा सा आप सोचेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि रेस्पिरेशन में और फोटोसिंथेसिस में कहाँ कहाँ ATP का फॉर्मेशन हुआ है। तो ATP का फॉर्मेशन जहाँ होता है वो बेसिकली 2 जगह हैं, जिसे हम कहते हैं ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन और फोटोफॉस्फोराइलेशन। ये 2 प्रोसेस हैं जहाँ ATP का फॉर्मेशन होता है। कौन कौन सी? LATI1, और सेकंड है, फर्स्ट है ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, सेकंड है फोटोफॉस्फोराइलेशन। ओके, इन दोनों प्रोसेस में ATP का फॉर्मेशन हुआ है। आपने खुद स्टडी किया है इस चीज़ को। तो यहाँ जो ATP बन रहे हैं बेसिकली किसमें? 2 प्रोसेस के अंदर बन रहे हैं, और ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट से और फोटोसिंथेसिस के थ्रू फॉर्म में बने हैं। इसके अलावा हमने देखा ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन भी यहाँ कंप्लीट हुआ ड्यूरिंग रेस्पिरेशन, और यहाँ भी ATP का फॉर्मेशन हुआ है। अब बेसिकली जो प्रोसेस है ATP फॉर्मेशन का, जिसे हम कह रहे हैं, कहा गया है यहाँ पे ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन और फोटोफॉस्फोराइलेशन, इस प्रोसेस को हम 2 तरीके से समझा सकते हैं। ATP प्लस H2O, जैसे आपको पता है ATP इज अ एडेनोसिन। ओके, ATP है प्लस यहाँ H2O है। ये जो ATP है इसके साथ वाटर का एडिशन हुआ है, और एडेनोसिन जो है इसका हाइड्रोलाइसिस, जल है तो इसका मतलब क्या होगा? इसका हाइड्रोलाइसिस होगा। जब इसका हाइड्रोलाइसिस होगा, हाइड्रोलाइसिस को हिंदी में कहते हैं जल अपघटन होगा, तो इससे क्या बनेगा? ATP के मॉलिक्यूल जो है फ्री फॉर्म में आ जाएंगे, या दोनों तीनों फॉस्फेट ग्रुप अलग हो जाएंगे इससे, और ये अलग ना कहकर हमें लूजली अटैच हो जाएंगे, और इसमें हाई एनर्जी बॉन्ड यहाँ प्रेजेंट होगा। यहाँ क्या प्रेजेंट है? हाई एनर्जी बॉन्ड यहाँ प्रेजेंट है। ओके, तो ATP में से ये हुआ है, हाइड्रोलाइसिस हुआ है, तो किसका फॉर्मेशन होगा? ADP बन जाएगा। तो प्रोडक्ट के फॉर्म में जो बनेगा वो क्या बनेगा? यहाँ पे ADP, एडेनोसिन डाइफॉस्फेट। यानी एडेनोसिन डाइफॉस्फेट ATP से जब बनता है तो हाइड्रोलाइसिस होता है, फॉस्फेट जो ग्रुप है इससे लूज अटैच हो जाते हैं, और एक फॉस्फेट ग्रुप इससे रिमूव होता है और एडेनोसिन इससे बनता है। यानी ये बता रहा है हमारा कि ATP के हाइड्रोलाइसिस से किस तरह से एनर्जी रिलीज होती है, या एनर्जी रिलीज के साथ साथ किस तरह हम ATP का फॉर्मेशन होता है। और सेकंड है रेस्पिरेशन एक्टिविटी। रेस्पिरेशन एक्टिविटी में क्या होगा? जो रेस्पिरेशन एक्टिविटी हमारी हो रही है इसमें ATP का फॉर्मेशन होगा, यानी एक फॉस्फेट ग्रुप है, ये फॉस्फेट ग्रुप आया और हाई एनर्जी वाला जो दूसरा फॉस्फेट ग्रुप है उसके साथ एक कंबाइन होगा, और यहाँ से एडेनोसिन जो कंपाउंड है जिसके साथ ऑलरेडी फॉस्फेट ग्रुप प्रेजेंट है,
PP फॉस्फोरस ग्रुप प्रेजेंट है और एक क्या ADP है, ADP। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि ADP है और एक फॉस्फेट ग्रुप इसके साथ लिंक होगा और इसके जब लिंक होने से क्या बनेगा, इन दोनों से ATP की फॉर्म में एनर्जी का प्रोडक्शन होगा। यानी एडेनोसिन से 3 फॉस्फेट ग्रुप आके जुड़ गए तो ये क्या बन गया, ATP का प्रोडक्शन हो गया। तो इस तरह से आपने देखा कि हाइड्रोलाइसिस से ADP बन रहा है और रेस्पिरेशन प्रोसेस में जब इसको वापस से ADP से वो ATP का फॉर्मेशन इसके अंदर हो रहा है। ओके, तो इस तरह से आपने देखा कि ड्यूरिंग द टाइम पाथ ऑफ फोटोसिंथेसिस एंड एट द पाथ ऑफ रेस्पिरेशन कैसे ATP बनते हैं और ATP इज़ एनर्जी करेंसी। ATP के अलावा अगर हम एनर्जी करेंसी की बात करें जिन तो आप देखेंगे इसके अंदर GTP है, NADPH2 है, NAD है, ये सब इसके एनर्जी करेंसी हैं, बट डिटेल हम ATP की स्टडी करेंगे। ओके, अब आपका रेस्पिरेशन कंप्लीट होता है। ओके, और नेक्स्ट क्लास में हम एंजाइम को डिस्कस करेंगे अबाउट द एंजाइम।